नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प कार्टोग्राफिक यानी नक्शों और सीमाओं की पड़ताल करने वाले हैं जो ऐतिहासिक मिथिला क्षेत्र से जुड़ी है। देखिए, इतिहास में ऐसी कई जगह हैं जिनकी सीमाएं वक्त के साथ बदलती रहीं और मिथिला इसका एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता और उसकी सोच के फैलने की कहानी है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, नक्शा आखिर बनता कैसे है? क्या किसी जगह की आखिरी लाइन वहां के पहाड़ या नदियां तय करती हैं, या फिर लोगों की भाषा, उनके त्योहार और उनका कल्चर इन सब नेचुरल रुकावटों को पार करके अपना एक अलग ही नक्शा बना देता है? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस सफर की नींव रखेगा। और ये रहा आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा क्विक रोड मैप। पहले हम मिथिला की उत्पत्ति देखेंगे, उसके बाद इसकी 4 सीमाओं को समझेंगे, फिर आएंगे प्राचीन ग्रंथों में बताए गए इसके आयामों पर, और आखिर में देखेंगे इसकी सिकुड़ती पश्चिमी सीमा और बढ़ता हुआ पूर्वी विस्तार। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, मिथिला की उत्पत्ति, जो एक पौराणिक स्थापना से जुड़ी है। वैसे किसी भी जगह की शुरुआत किसी न किसी से तो होती है ना? मिथिला की शुरुआत जुड़ी है मिथि नाम के एक काफी महान पौराणिक व्यक्ति से। मिथि असल में प्राचीन काल के राजा राजर्षि निमि के पुत्र थे। बस इन्हीं के नाम पर इस जगह को बसाया गया और इसे मिथिला का नाम मिला। यह नाम आज भी हमारे किस्से, कहानियों और साहित्य में गूंजता है। अब जहाँ की बात हम कर रहे हैं ना, वहाँ का इतिहास कितना डीप है ये आप इस टेबल से समझ सकते हैं। हमारे पास जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर जैसी शख्सियत है जो इसी क्षेत्र की देन है। और यही नहीं, मध्यकालीन भारत के आईने अकबरी के मशहूर लेखक अबुल फजल का भी इस बड़े क्षेत्र से गहरा कनेक्शन रहा है। सोचिए कितनी अलग अलग तरह की बौद्धिक विरासत रही है यहाँ की। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम लिटरली इस आदर्श मिथिला का नक्शा खींचेंगे। प्रसिद्ध विद्वान चंदा झा के मुताबिक इन 4 बड़े नेचुरल लैंडमार्क्स ने इसकी एक आइडियल बाउंड्री तय की थी। इमेजिन कीजिए, नॉर्थ में विशाल हिमालय पहाड़, साउथ में बहती हुई पवित्र गंगा नदी, ईस्ट में उफनती हुई कोसी नदी और वेस्ट में गंडक नदी। इन चारों के बिल्कुल बीच में जो एकदम उपजाऊ और सेफ एरिया था ना, वही असल मिथिला माना जाता था। मतलब नेचर ने खुद इस जगह को एक किले की तरह पैक कर दिया था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर और जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से मिथिला का एक्चुअल स्केल, यानी इसका पैमाना, कितना बड़ा था। इन नदियों और पहाड़ों के बीच के इस क्षेत्र का असली साइज समझने के लिए हमें एक बेहद प्राचीन ग्रंथ बृहद विष्णु पुराण को देखना होगा। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसकी ईस्ट से वेस्ट तक की दूरी, जो कोशी से गंडक नदी तक थी, वो पूरी 24 योजन थी। पुरानी मापतौल के हिसाब से कहें तो करीब 96 कोस। ये सच में एक बहुत बड़ा भूभाग था। और सिर्फ लंबा ही नहीं, नॉर्थ से साउथ तक, यानी हिमालय से लेकर गंगा के तलहटी तक इसकी चौड़ाई 16 योजन यानी 64 कोस मापी गई थी। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि प्राचीन मिथिला वाकई एक काफी विशाल, समृद्ध और फैला हुआ राज्य था। लेकिन अब सेक्शन 4 में आता है कहानी में एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। नक्शा तो हमने बना लिया, पर सिकुड़ती पश्चिमी सीमा हमें बताएगी कि बाउंड्रीज हमेशा फिक्स नहीं होती। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, बॉर्डर्स सिर्फ नदियों से नहीं बनते। इस स्लाइड को देखिए, यहाँ एकदम क्लियर डिवाइड दिख रहा है। एक ही क्षेत्र में 2 अलग विचारधाराएं पनप रही थी। ईस्ट में था विदेह, जो पूरी तरह से वेदों और प्राचीन वैदिक परंपराओं में डूबा था। वहीं वेस्ट में था लिच्छवी राज्य, जिसका सेंटर वैशाली था, जो आज का चंपारण एरिया है। ये वेस्टर्न हिस्सा धीरे धीरे बुद्धिस्ट और जैन धर्म का एक बहुत ही बड़ा और मेजर हब बन गया। और क्योंकि वैशाली इतना स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट और जैन सेंटर बन चुका था, वहाँ लोकल मिथिला कल्चर धीरे धीरे वीक होने लगा। एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब वहाँ के लोगों ने मिथिला पंचांग को छोड़कर बनारसी पंचांग अपनाना शुरू कर दिया। देखिए, पंचांग बदलने का मतलब सिर्फ कैलेंडर बदलना नहीं होता। इसका सीधा असर आपके त्योहारों और कल्चरल आइडेंटिटी पर पड़ता है। इसी के चलते जो वेस्टर्न कल्चरल बॉर्डर पहले गंडक नदी तक था, वो पीछे खिसककर काफी सिकुड़ गया। पर वेट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे आखिरी हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे ईस्ट में बिना किसी फिजिकल बाउंड्री के लैंग्वेज और कल्चर आगे बढ़ रहे थे। हिस्ट्री का बैलेंस भी कमाल का होता है।
एक तरफ वेस्ट सिकुड़ रहा था तो ईस्ट में जबरदस्त एक्सपेंशन चल रहा था। हालांकि ओरिजिनल बॉर्डर कोसी नदी तक था, लेकिन मिथिला पंचांग का लगातार और डीपली यूज होने की वजह से ये बाउंड्रीज आगे पुश होती चली गईं। ये विस्तार कोसी को क्रॉस करके पूर्णिया से होते हुए सीधे दिनाजपुर तक जा पहुंचा। जहां जहां लोग मिथिला पंचांग मानते थे, वहां वहां मिथिला का कल्चर खुद ब खुद पहुंच गया। और इस बात को एकदम सॉलिड बैकअप मिलता है कॉलोनियल एरा के एक फेमस लिंग्विस्ट जॉर्ज ग्रियर्सन की तरफ से। उन्होंने अपने सर्वे में नोटिस किया कि पुरुलिया और चाईबासा जैसे दूर के इलाकों में भी मैथिली भाषा एक मिक्स्ड फॉर्म में बोली जा रही थी। इसका मतलब है कि उनके हिसाब से ईस्टर्न बाउंड्री को उन इलाकों तक भी माना जा सकता है। ये प्रैक्टिकली प्रूव करता है कि एक लैंग्वेज जमीन की लकीरों से कितनी आगे निकल सकती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। आज के दौर में जब हम मैप्स पर इतनी स्ट्रिक्ट लाइंस खींच देते हैं, तो क्या वो आधुनिक भौगोलिक रेखाएं सच में किसी भाषा और कल्चर की पहुंच को बांध सकती हैं? मिथिला का ये सफर हमें यही सिखाता है कि नदियां और पहाड़ भले ही जमीन बांट दें, पर एक सॉलिड कल्चर वो अपना रास्ता खुद बना ही लेता है। उम्मीद है आपको इस एक्सप्लेनर में मजा आया होगा।